तो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। किसी भी सर्किट में करंट कैरिंग वायर में या अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वहां पर दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती थी। सबसे पहला था बायट-सेवर्ट लॉ और दूसरा था एम्पियर्स सर्किट लॉ। आज हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिज्म। अब जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपको फोर्स देखना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको सिखाया था कि अगर इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज केवल रखा भी है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स का केवल एक कॉन्सेप्ट है कि इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल सर्टेनली एक्सपीरियंस अ फोर्स। इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और उस फोर्स की वैल्यू कितनी थी? QE। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक, केवल एक कॉन्सेप्ट वहां पर है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिज्म में तो यहां पर कॉन्सेप्ट बेटा थोड़ा सा अलग है कि ये है एक्स एक्सिस, ये है मान लो वाई एक्सिस और ये है अपना जेड एक्सिस। अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड हो कुछ इस तरीके की और कोई एक चार्ज हम लोग कंसीडर कर लें, मान लो यहां पर चार्ज है ओरिजिन पर और ये चार्ज किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। दैट मींस अभी कॉन्सेप्ट ये है मैग्नेटिज्म में अगर चार्ज मूव करेगा बेटा तभी फोर्स लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रो में क्या कॉन्सेप्ट था कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा भी है, केवल मूव करे ना करे, रखा भी है तो फोर्स लगेगा, मतलब है तो फोर्स लगेगा। यहां पर क्या है कि अगर मोशन में होगा तभी फोर्स लगेगा वरना फोर्स नहीं लगेगा। तो ये कोई क्यू चार्ज है, v वेलोसिटी पर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो कॉन्सेप्ट यहां पर कहता है कि फोर्स ऑन द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा ऑल्सो। v sin थीटा मतलब वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जैसे अगर वेलोसिटी v है, एंगल थीटा है, बोलो एक कंपोनेंट इधर होगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर होगा v sin थीटा। तो आप चेक कर लो, जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा, मतलब वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। So force on the charge is proportional to that component of the velocity which is perpendicular to the velocity. Clear है? फिर this is proportional to magnetic field also. Force is proportional to magnetic field also. और अगर इन तीनों चीजों को हम लोग कंबाइन कर दें तो force will be proportional to QVB साइन थीटा। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो बोलो एक कांस्टेंट आएगा। इसको हटा करके हम लोग एक कांस्टेंट ले आएंगे और वो कांस्टेंट होगा बेटा k। तो फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू k टाइम्स QVB साइन थीटा। बट प्रैक्टिकल ये कहता है कि इस k की वैल्यू को हम 1 रखेंगे, बट मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ k इज प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ k इज 1। k की वैल्यू 1 है। अगर k की वैल्यू 1 होगी तो आप लोग मुझे बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी बनेगी? QEB sin थीटा। तो यहां से बेटा फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया QVB sin थीटा। QEB sin थीटा। फोर्स बेटा कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस फोर्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लाते हो तो यू कैन राइट इट एज एफ वेक्टर। और एफ वेक्टर का मतलब है q टाइम्स
Q टाइम्स, ध्यान से देखो, VB साइन थीटा। अगर वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, वेक्टर्स का दो तरह का प्रोडक्ट हो सकता है ना, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है बेटा AB साइन थीटा एन कैप। मतलब साइन थीटा किस में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इट इज Q टाइम्स वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और V क्रॉस B को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बोलो यही आएगा QEB साइन थीटा। क्या ये बात कुछ समझ में आई? कोई डाउट हो भाई तो बताओ। मैग्नेटिज्म में फोर्स का कॉन्सेप्ट एक है, वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है और मोशन में है बेटा, इफ अ चार्ज इज इन मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। सिंपल। अगर चार्ज मोशन है तो फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू को हम लोगों ने निकाला, वो फोर्स आया QEB साइन थीटा। वेक्टर के फॉर्म में अगर देखें तो Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर? अब जरा देखो केस नंबर 1। जो चार्ज है अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो, मतलब चार्ज मोशन में नहीं है। अगर वेलोसिटी 0 है तो आप लोग मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी 0 होगा तो फोर्स कितना होगा बेटा? दैट विल बी ऑल्सो 0। मतलब अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स लग रहा था। अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा भी हो तो फोर्स लगेगा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज रखा हुआ है तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स विल बी 0। केस नंबर 2, अगर चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अगर ये जो चार्ज है ये ऐसे ना जाकर अगर ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा होता तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है? अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता तो बताओ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना होता? कितना होता? 0 डिग्री। इफ द चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता तो बोलो एंगल 0 होता। और अगर एंगल 0 है तो साइन 0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? In that situation also, if angle is 0, then also we can say force on the charge will be equal to 0. इस पर भी फोर्स 0 होता। क्लियर? अगर आप चाहते हो नहीं सर मुझे ये बताइए फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो आप बताओ अगर फॉर्मूले में साइन थीटा आता है तो भाई जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तब वो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। तो फोर्स मैक्सिमम तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वेलोसिटी ऐसी हो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो। अगर दोनों के बीच का एंगल है 90, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज तुम ऐसे फेंको तो इट विल बी जस्ट परपेंडिकुलर। एंगल अगर 90 होगा तो साइन 90 कितना होता है? 1, दैट इज मैक्सिमम। तब बोलो फोर्स की वैल्यू कितनी आती है? तो फोर्स हो जाता बेटा मैक्सिमम और उसकी वैल्यू होती QVB। बाकी देखो जनरल एंगल के लिए आपको पता है कि अगर 30 डिग्री होगा तो साइन 30 रखेंगे, 60 होगा तो साइन 60 रखेंगे, 45 होगा तो साइन 45 रखेंगे। बोलो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्लियर है सबको? ठीक, मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल है। सर अगर ये चार्ज मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगेगा। क्लियर? चार्ज रेस्ट पर है फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है या जस्ट अपोजिट जा रहा है, एंगल 0 हो या 180 हो, दोनों केसेस में बोलो फोर्स कितना होगा? 0। मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो उसके लिए वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब बात यह आया कि सर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए बोलो ये फॉर्मूला हमारे पास है, हमने देख लिया कब मैग्नीट्यूड 0 होगा, कब मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, ये हमें पता है। बात आई सर डायरेक्शन कौन सा है? ठीक, डायरेक्शन फोर्स का क्या है, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा डायरेक्शन के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। कितने मेथड्स हैं? 3। सबसे पहला मेथड आपके पास है
वी आर डिस्कसिंग मेथड टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सबसे पहला बेटा मेथड है वेक्टर प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहला मेथड है वेक्टर प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि यहां पर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ है, Q वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और आप लोग याद करो क्लास 11th में आपको सिखाया गया है कि अगर एक A वेक्टर है एक B वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो जरा सोचो, अगर आपसे मैं बोलूं कि बेटा ये B वेक्टर है, ये V है और ये B है, तो V क्रॉस B बताओ किधर होगा। V क्रॉस B, V क्रॉस B किधर होगा? तरीका क्या था? चलो अच्छा इसको छोड़ो, अभी आप मुझे ये बताओ, ये A वेक्टर है, ठीक, और B वेक्टर है। हमसे कहा जाए A क्रॉस B का डायरेक्शन बताइए। A क्रॉस B का 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, बोलो कैसे निकालोगे डायरेक्शन? A की तरफ उंगलियों को करो, B की तरफ घुमाओ, थंब किधर जा रहा है? आउटवर्ड्स। तो A क्रॉस B बोलो किधर आएगा? आउटवर्ड्स। क्या ये बात समझ में आई? राइट हैंड रूल यूज करते थे हम लोग, A की तरफ करो, B की तरफ उंगलियों को घुमाओ, थंब जिधर शो करे बोलो वही डायरेक्शन है A क्रॉस B का। और अगर मैं बोलूं B क्रॉस A, तो इस बार उंगलियां पहले किधर की तरफ? B की तरफ, और A की तरफ। अब उल्टा तो घूमेगा नहीं, तो हाथ घुमा लो, ऐसे घुमाएंगे तो किधर आएगा? इनवर्ड्स। तो पता ये चला कि सर यहां से देखने पर यह आइडिया लग रहा है कि A क्रॉस B आउटवर्ड्स होगा, बाहर की तरफ, जबकि यहां से देखने पर पता चल रहा है B क्रॉस A किधर होगा? इनवर्ड्स। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, अब आ जाओ वापस। ये रहा अपना फॉर्मूला कि फोर्स अगर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड में तो फॉर्मूला था Q टाइम्स V क्रॉस B। अब वेलोसिटी वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है, तो बोलो V क्रॉस B किधर आएगा? V की तरफ बेटा उंगलियों को करो, पहले V की तरफ उंगलियों को, V की तरफ उंगलियों को, ठीक, और B की तरफ घुमाओ। अब ऐसे तो घूमेगा नहीं, उल्टा, तो हाथ को घुमाएंगे। कुछ समझ में आया? किधर की तरफ? इनवर्ड्स। क्लियर? मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो और कोई चार्ज आप नीचे से ऐसे ऊपर फेंको, क्योंकि वेलोसिटी देखो इधर थी, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, अपने आप वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सबसे पहला तरीका हो गया जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट मेथड। ये क्लास 11th का मेथड है। 11th में आपको सिखाया गया होगा कि अगर A वेक्टर है B वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे करेंगे। क्लियर? दूसरा तरीका ये भी आप लोगों ने क्लास 10th में सीखा होगा, जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल, देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक, लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एडजस्ट करना है। पहला फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एडजस्ट करना है, सच दैट 4 फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, middle finger represents the direction of current, then the thumb will indicate the direction of force. क्लियर है? ये है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि आप लोगों को लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आप लोग इसमें लिखोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। लेफ्ट लिखना भाई यहां जरूरी था, क्योंकि 2 रूल्स होते हैं, आप लोग को पता होगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों होता है, इसलिए लिखना जरूरी है भाई। सबसे पहली बात क्या है? पहली चीज तो आप लोग ये लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली चीज तो आप यही बताओगे कि ये रूल यूज कब होता है। तो भाई कब यूज होता है? जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो। अब उसके बाद आप रूल पर आओगे कि भाई रूल क्या है इसका। तो रूल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी एडजस्ट forefinger, middle finger and thumb of left hand। कैसा एडजस्ट करना है तीनों को? लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट। अब आ जाओ कंडीशन पर। सबसे पहला तो मैंने यही लिखा है कि फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर एडजस्ट करना है such that forefinger indicates the direction of मैग्नेटिक फील्ड। पहला फिंगर, फोर फिंगर, ये किसका डायरेक्शन दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर विल इंडिकेट, middle finger indicates the direction of current, then thumb will indicate direction of force। सेम एज इट इज, इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा रूल लिखना होता है। मैंने भाई इसीलिए देखो लिख के किया, आपको ऐसे लिखना है। क्या? इट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए पहली बात इसको हम लोग यूज करेंगे। और दूसरा इसका जो काम है वो ये है कि रूल क्या है। दूसरी चीज आपको रूल लिखना। रूल में यही है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तब थंब जो है वो फोर्स का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? ठीक, बच्चे इसको याद कर लेते हैं। फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड करंट। फादर, मदर, चाइल्ड, इस तरीके से एक सीक्वेंस बना करके आप लोग उसको लर्न कर सकते हो। डायग्राम बनाने के चक्कर में मत पड़ना, बना भी नहीं पाओगे। किताबों में बना होता है, कुछ बच्चे बनाते हैं आड़ा टेढ़ा, लेकिन बनाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, अगला जो रूल यहां पर हो सकता है, मैंने कहा था ना 3 रूल है, तो ये दूसरा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब आते हैं बेटा तीसरे रूल पे। तीसरा रूल है यहां पर राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, और वो था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए। याद करो, फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, थंब करंट की तरफ, तो इस पर जो परपेंडिकुलर होता था, बोलो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था। क्लियर? अभी ये रूल नंबर 2 है, विच इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहले इसमें भी अगर पूछा जाए कि व्हाट इज राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, तो पहले तो यही लिखोगे कि रूल यूज होता क्यों है। तो आप बताओगे फोर्स निकालने के लिए रूल यूज होता है। रूल क्या है? इफ वी एडजस्ट फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड सच दैट fingers point in the direction of magnetic field,
thumb points in the direction of current, then perpendicular from the palm will give the direction of force. कुछ बात समझ में आई? 3 रूल्स हैं हमारे पास, 3 में से जो तुम्हें समझ में आवे वो यूज करो, लेकिन जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है पहला रूल आप लोग बहुत अच्छे से नहीं लगा पाते हो, तो छोड़ो। यहां पर हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे वी विल अप्लाई रूल। बाकी ये भी बढ़िया रूल है, इसको भी हम लोग लगा सकते हैं, इसमें भी कभी डाउट कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है और पाम वाला राइट हैंड रूल है, ये डिफरेंस दिमाग में आपके एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको भी ये सिखाया है कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है, मोशन में है, तो बेटा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं और वो तीनों तरीका मैं आपको सिखा चुका। क्लियर एकदम? अब इसके आगे की बात करते हैं। सर अगर फोर्स लगेगा तो फिर इसका मोशन कैसा होगा? दैट मींस वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन ऑफ अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन कैसा होगा। ठीक, यहां पर भी बेटा 3 केसेस हैं। सबसे पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये कहता है व्हेन द चार्ज एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड in its direction। जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में उसमें एंटर करे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ था, फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेटिक फील्ड था, और जो चार्ज हम लोगों ने यहां पर अंदर एंटर कराया है वो चार्ज भी इसी डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स कितना होगा? पक्की बात है फोर्स का, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था, क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू वी बी साइन 0 डिग्री और साइन 0 0 होता है, इसलिए फोर्स की वैल्यू 0। फोर्स अगर 0 होगा बेटा तो एक्सेलरेशन भी 0, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। फोर्स अगर 0 होता है बेटा तो एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन वेलोसिटी कैसी आती है? कांस्टेंट आती है। तो फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता जाएगा, और अगर ये चार्ज v वेलोसिटी से इधर जा रहा था और बोलो ऐसे ही चलता चला गया तो इसका पाथ कैसा है? क्योंकि हम यही पढ़ने वाले हैं कि भाई इसका मोशन कैसा है, तो इसका मोशन कैसा है? दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन। कुछ बात समझ में आई? सो इट विल बी सर्टेनली अ स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरी बात, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। दूसरी बात यह है वेलोसिटी इसकी लगातार कांस्टेंट बनी रहेगी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन किस तरह है? देखो मोशन के 2 ही टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। 9th में आपने पढ़ा था व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहां पर बोलो स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये मोशन कैसा हुआ? इट इज अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या ये बात समझ में आई? अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करता है तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म और स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। वो स्ट्रेट चलता चला जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। क्लियर? केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये कहता है बेटा कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे, व्हेन चार्ज
enters magnetic field perpendicularly, अगर ये परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो इसका एग्जांपल देखो। मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने मान लिया क्रॉस, क्रॉस मतलब किधर की तरफ है, अंदर, इनवर्ड्स, लाइक दिस, अंदर की तरफ, ठीक, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और जो चार्ज पार्टिकल है वो यहां पर है, ये है चार्ज पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी ऐसी है। तो जरा मुझे बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा, पहले तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले तो यही बताओ। चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है, ठीक, वो भी मैग्नेटिक फील्ड से किस डायरेक्शन में जा रहा है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वो इधर जा रहा है, तो एंगल कितना हुआ, फोर्स मैक्सिमम होगा। फोर्स का डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल, चलो दोनों तीनों लगा के दिखाते हैं तुम्हें, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड पहला रूल लगाते हैं वेक्टर वाला। वेक्टर वाला क्या सिखाता है, ए वेक्टर की तरफ उंगलियों को करो, बी की तरफ घुमाओ। अब पहला वेक्टर है वी और दूसरा है बी, तो वी की तरफ करेंगे और बी की तरफ घुमाएंगे, किधर आएगा, अपवर्ड्स, पक्की बात है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आओ, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, जिधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है क्या करंट उधर ही होता है, सबको पता है ये बात, ठीक। तो फोर्स किधर लगा, अपवर्ड। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, जिधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बोलो उधर फिंगर्स, जिधर की तरफ चार्ज आएगा उधर ही करंट, सही है। थंब परपेंडिकुलर, किधर लगा फोर्स। तीनों केसेस में, तीनों रूल से बोलो फोर्स ऐसा लगेगा, लगेगा। अगर फोर्स ऐसा यहां पर लग रहा है तो बेटा ये किस तरह के मोशन का नेचर है जिसमें फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ऐसा कब होता है, जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ऐसा तुमने कब और कहां देखा, सर्कुलर मोशन में। ऐसा कहां पर होता है, सर्कुलर मोशन में होता है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर होता है, जरा सोचना, ये सेंटर होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर इसकी अपनी वेलोसिटी v है और ये सर्कुलर मोशन में है, तो बोलो एक फोर्स हमेशा किधर की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर। उस फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट है तो देयर मस्ट बी अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर whose name is सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सेंटर की ही तरफ होता है, ठीक। तो ये हो गया फोर्स। फोर्स और वेलोसिटी चेक कर लो, परपेंडिकुलर है। जब वो यहां पहुंचेगा, फिर से बोलो जो वेलोसिटी है वो ऐसी है, लेकिन जो फोर्स है वो ऐसा है, भाई टुवर्ड सेंटर होता है। फिर से बोलो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन ही एकमात्र ऐसा मोशन है जहां पर ये हमेशा कैसा रहता है, परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर। देखते हैं भाई ये हमसे मूव करेगा कि नहीं, हाँ हो रहा है, ये देखो, ये हम लोगों ने यहां पे रख दिया, ठीक। ये इसका पाथ है, यानी कि सेंटर है, यहां पर सर्कुलर मोशन का सेंटर है, ये वेलोसिटी है और ये फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर है। फिलहाल आप क्या मुझे इस फोर्स की वैल्यू को बता सकते हैं, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव है तो क्या इस फोर्स की वैल्यू को आप बता सकते हैं, दैट इज QVB sin 90। तो क्या वो QVB के बराबर है, और यही फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है, तो क्या यही सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई r। v से v रेडियस की वैल्यू आ गई, mv अपॉन qb। जिस सर्कुलर पाथ पर ये मूव करने वाला है बेटा, उसका रेडियस हमारे पास आ गया, ठीक। रेडियस की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, mv अपॉन qb। और यहां पर हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि दिस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वेलोसिटी। अगर 5 मीटर पर सेकंड पर फेंकोगे इतना बड़ा सर्कल बना, 10 मीटर पर सेकंड पर भेजा तो सर्कल बड़ा, वेलोसिटी बढ़ गई तो रेडियस भी बढ़ गया। चेक कर लो, ठीक। तो ये रेडियस जो है बेटा वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और कैसा डिपेंडेंसी है मैंने बता दिया आपको, क्लियर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे रेडियस बढ़ेगा। सर्कुलर मोशन में जो अगली चीज हमको पता होनी चाहिए वो है सर इसको टाइम कितना लगेगा एक चक्कर लगाने में। भाई ये तो ऐसे मूव करना शुरू कर दिया, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा बोलो, वही टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। सर्कुलर मोशन में देखो 2 ही 3 चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए सर्कुलर मोशन में। पहला सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, दूसरा रेडियस सर क्या है, तीसरा टाइम कितना लगेगा, चौथा फ्रीक्वेंसी क्या है, बस और कुछ होता नहीं सर्कुलर में, क्लियर है। तो टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना है तो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन या 1 कंप्लीट रोटेशन। एक रेवोल्यूशन में बोलो डिस्टेंस कितना चलेगा 2 पाई आर, और उसकी स्पीड कितनी है v के बराबर। तो जरा चेक कर लो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है। रेडियस की वैल्यू हमको पहले से पता है, तो हम लोग यहां रख सकते हैं 2 पाई अपॉन v इंटू आर, और आर कितना है mv अपॉन qb। तो जरा चेक करो क्या v से v कैंसिल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेटा कितना आया, दैट इज 2 पाई m अपॉन qb। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड में एक चीज ध्यान देने लायक है, क्या, जो टाइम पीरियड हम लोगों ने निकाला, क्या ये टाइम पीरियड रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, चेक करो। क्या इसके फॉर्मूले में रेडियस आ रहा है, क्या इसके फॉर्मूले में स्पीड आ रहा है। इसका मतलब 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड में अगर आप फेंकोगे तो ये बड़ा सर्किल बना, 10 मीटर पर सेकंड में फेंकेंगे डबल रेडियस का सर्किल बनेगा, लेकिन टाइम सेम रहेगा। छोटे सर्किल पे जब घूमेगा तो छोटी स्पीड से घूम रहा है, बड़े सर्किल पे घूमेगा बड़ी स्पीड से घूमेगा, लेकिन टाइम पीरियड विल बी सेम। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड देखो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, जो कि अगर चार्ज सेम है तो बोलो मास सेम है, चार्ज पर, तो अगर चार्ज वही है तो चार्ज तो वही होगा ही होगा, बोलो यार। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बोलो वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब टाइम पीरियड जो यहां निकल करके आया दैट इज इंडिपेंडेंट, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी, दोनों पर ये डिपेंड नहीं करता, क्लियर। आखिरी चीज आप यहां पर पूछ सकते हो सर इसकी वेलोसिटी, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो वो एकदम सिंपल सी चीज है, फ्रीक्वेंसी जो होती है यहां पर दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अभी हम लोगों ने निकाला 2 पाई m अपॉन QB, वो QB चला जाएगा बेटा ऊपर, तो ये बन जाएगा QB अपॉन 2 पाई m, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो भाई पहले पूछ लो, फिर आगे की बात करें। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया यहां पर, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, मोशन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, क्लियर। फिर अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंका, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था और चार्ज ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर है, क्लियर, तो फोर्स की वैल्यू बोलो मैक्सिमम होगी QEB, और क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में होता है, इसलिए सर्कुलर पाथ पर घूमेगा। लेकिन सर सर्किल तो 2 तरीके से बन सकता है, ऊपर भी और नीचे भी, बोलो यार सर आपको कैसे पता ऊपर ही बनेगा, क्योंकि फोर्स ऊपर है। फोर्स कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल तो सेंटर की होगा, इसका मतलब सेंटर किधर है, ऊपर, तो ऊपर घूम गया एंटी क्लॉकवाइज,
क्लियर? रेडियस मिल गई mv अपॉन क्यूबी, रेडियस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, टाइम पीरियड मिला 2 m अपॉन क्यूबी, जो कि ना रेडियस पर डिपेंड करता ना कि वेलोसिटी पर, दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। और फ्रीक्वेंसी आया 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज क्यूबी अपॉन 2 पाई m, दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। तो आप यहां लिख सकते हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी are independent of velocity and radius। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों पर डिपेंड नहीं करता। तो देखो यार, हमने 3 केसेस की आपसे समझ लो बात की कि सर 0 डिग्री पर फेंके तब क्या होगा, 180 पर फेंके तब क्या होगा, और 90 पर फेंके तब क्या होगा। क्लियर? अब जनरल बात करते हैं कि सर अगर 30 पर फेंके तब क्या होगा। सो केस नंबर 3, केस नंबर 3 का सिंपल सा मतलब यह है, व्हेन चार्ज एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब है रैंडमली, किसी भी रैंडम एंगल पर। जनरल अब एंगल की मैं बात करने चल रहा हूं आपसे, ठीक है? और समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस डिस्कशन का। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमने एक्स डायरेक्शन में माना है, लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया एक्स डायरेक्शन में। जो चार्ज पार्टिकल है वो यहां पर था, सेंटर पर, मतलब ओरिजिन पर, और उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे थी, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल ये फॉर्म कर रहा है। बोलो इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे? 2। एक इधर की तरफ v cos थीटा और एक इधर की तरफ v। क्या v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है? क्या ये केस नंबर 1 है? क्या इसकी वजह से फोर्स 0 होगा? क्या इसकी वजह से एक्सेलरेशन 0 होगा? क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? और v cos थीटा की वजह से मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन। पक्की बात है। मतलब x डायरेक्शन में इस चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी? v cos थीटा कांस्टेंट है। बोलो यार, जो यहां है वही यहां होगी, वही यहां होगी, वही यहां होगी, जब भी आगे जाएगा उतनी रहेगी, वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन। v sin थीटा, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? क्या ये केस नंबर 2 है? क्या इसकी वजह से सर्कुलर मोशन होगा? रेडियस mv अपॉन क्यूबी होगा। क्लियर? अब मुझे बताओ, यहां पर 2 वेलोसिटीज हैं, दोनों की वजह से 2 अलग अलग मोशन हैं। v cos थीटा इसको आगे ले जाना चाहता है, v sin थीटा इसको सर्किल में घुमाना चाहता है। तो क्या इसका मोशन कॉम्बिनेशन हो गया? सो इट्स मोशन इज किसका कॉम्बिनेशन? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो ये बेटा इन 2 तरह के मोशंस का कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपने कभी देखा है जहां स्ट्रेट लाइन भी हो और सर्कुलर भी हो? रोलिंग कह सकते हैं, ठीक? या फिर स्प्रिंग। स्प्रिंग स्प्रिंग तो ऐसा ही होता है, गोल गोल भी घूमता है और आगे भी बढ़ रहा है, ऐसा। तो इसका मोशन कुछ उसी तरह का बेटा मोशन होगा। इसको आप देखो, मैं बना करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? चलो इसी से बनाते हैं। इसका जो मोशन होगा दैट विल बी लाइक दिस। कुछ समझ में आई भाई बात? इट्स मोशन इज लाइक दिस। यहां अगर शुरू कर रहा है तो इसका मोशन कुछ ऐसा है। क्लियर है? एक चक्कर पूरा होने में कुछ
आगे बढ़ जा रहा है। इस तरह के पाथ को हम लोग कहते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ, या इसी को आप हेलिक्स भी बोल सकते हो। इट इज ऑल्सो called helix. So the combination of straight line motion and circular motion is called helical path or helix. Clear? अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं बेटा रेडियस बताओ, रेडियस बताओ भाई, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन क्यूबी। किस वेलोसिटी की वजह से रेडियस आ रहा है, इसकी या इसकी? साइन थीटा रखेंगे भाई, v साइन थीटा की वजह से आ रहा है ना रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला हुआ mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए टाइम पीरियड का, दैट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, और उसका तो सिंपल था 2 पाई m अपॉन क्यूबी। बोलो ये ना तो रेडियस पर डिपेंड करता है ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब वेलोसिटी तुम्हारी 90 पे हो, 0 पे हो, थीटा पे, उसको कोई मतलब, सीधे हमने फार्मूला लगाया 2 पाई m अपॉन क्यूबी। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो बोलो वो भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू कितनी आने वाली है? क्यूबी अपॉन। एक बस केवल नई बात आई, ये तीन तो पुरानी बातें हैं, ये तो आपको पता ही है। एक केवल नई बात आई कि सर एक रेवोल्यूशन पूरा करने में ये कुछ आगे बढ़ जाता है, एंड दैट इज दिस डिस्टेंस। चेक करिए, अगर मैं इसको P से डिनोट करूं तो चेक करो, एक चक्कर पूरा होने में कुछ आगे बढ़ गया। क्लियर? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। व्हाट इज पिच पूछा जाता है। इट इज द horizontal, it is the horizontal distance traveled by charge in direction of magnetic field। भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था ना ये डिस्टेंस, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड when the charge completes one revolution। बोलो यार, it is the horizontal distance traveled by the charge particle in the direction of magnetic field when the charge completes one revolution। oscillation वर्ड मत लिखिएगा, revolution लिखिएगा, ठीक है ना। oscillation का मतलब अलग होता है, oscillation का मतलब यहां से गया यहां और फिर वापस आया यहां, फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया, ये होता है oscillation। लेकिन revolution का मतलब एक चक्कर, ठीक। तो revolution ज्यादा अच्छा वर्ड है, इसलिए पिच ये होता है। और अगर मैं आपसे कहूं इस पिच की वैल्यू बताओ, तो एक्स डायरेक्शन में बोलो मोशन प्रोवाइड करने वाला कौन था? v cos थीटा। और मोशन कैसा था एक्स डायरेक्शन में? यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्लास 9th में आपको सिखाया गया होगा, सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और बोलो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी और टाइम पीरियड कितना था? 2 पाई m अपॉन क्यूबी। अगर इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई mv cos थीटा अपॉन क्यूबी। कोई डाउट हो इतने में तो भाई पूछो, ठीक। क्लियर है? मतलब अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करेगा तो फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट और मोशन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। अगर वो 90 डिग्री पर एंटर करेगा
तो क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, ऐसा केवल सर्कुलर मोशन में होता है, तो पाथ विल बी सर्कुलर विद रेडियस mv अपॉन qb, टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन qb, फ्रीक्वेंसी qb अपॉन 2 पाई m, ठीक। और तीसरा केस था कि अगर किसी जनरल एंगल पर आप उसको भेजोगे तो वो पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाएगा, v cos थीटा केस नंबर 1 है, v sin थीटा केस नंबर 2 है। एक स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोवाइड करेगा और एक सर्कुलर मोशन कराएगा, ठीक। ये सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉम्बिनेशन हो गया, जिसका नाम होता है हेलिकल या हेलिक्स पाथ या हेलिक्स मोशन आप कह सकते हो, ठीक। इस तरीके का मोशन हुआ जिसमें तीन चीजें पुरानी थी, एक नई बात थी कि सर एक चक्कर पूरा करने में ये कुछ आगे बढ़ जाता है। सो दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन, दैट इज नोन एज पिच। तो पिच का फॉर्मूला आ गया 2 पाई mv cos थीटा बाई qb। क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था भाई, अगर पाथ की बात कर ही रहे हैं, मोशन की बात, तो थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया जाए। जब फोर्स की हमने बात किया था तो मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केवल एक कॉन्सेप्ट फोर्स का, भाई चार्ज है, फोर्स लगेगा, बात खत्म हो गई, F बराबर Q ही। क्लियर। वहां पर पाथ का कॉन्सेप्ट क्या था, वहां मोशन कैसा था, याद करो जरा, पैराबोलिक। अगर एक प्लेट ऐसा था, याद करो डेरिवेशन करवाया ये वाला, अगर एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज दूसरे में निगेटिव चार्ज, तो बोलो पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई चार्ज भेजता हूं, कोई चार्ज अगर यहां से ऐसे भेजा जाए किसी v वेलोसिटी से, तो बोलो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा किसकी तरफ भागेगा, निगेटिव की तरफ। क्लियर। और इसका पाथ जो है वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। इट वॉज अ पैराबोलिक पाथ। क्या ये बात कुछ याद आ रही है? इसका इक्वेशन किसी को याद है इस पाथ का? y बराबर 1/2 E बाई m x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, दैट वॉज द पाथ। ये फॉर्मूला था बेटा वहां पर। आप लोग जाकर आज अपनी कॉपी को पलटिएगा और इस फॉर्मूले को देखिएगा। ये फॉर्मूला आपको यही बताता है कि y पर पावर 1 है और x पर 2 है, स्क्वायर है। एक पर स्क्वायर हो और दूसरे पर ना हो, ये पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ। तो ये पैराबोलिक पाथ में मूव करता है, जबकि मैग्नेटिज्म में पैराबोला जैसा कोई पाथ नहीं होता। ठीक। तो अगर आपसे कभी भी किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि एक चार्ज है पैराबोलिक पाथ पर मूव कर रहा है, तो ये 100% तय है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है। अगर वो बोल रहे सर्कुलर में घूम रहा है, तो 100% तय है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में है। और हेलिक्स तो आप जान ही जाओगे, वो तो एक अलग ही पाथ है जो केवल मैग्नेटिज्म में ही होता है। क्लियर है? ठीक। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, पाथ का इक्वेशन ये होता है। हालांकि इलेक्ट्रो का कॉन्सेप्ट है, एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक।